आपके हिसाब से इस बार सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो निर्णायक भूमिका निभाने वाला? जो देवयानी कह रही थी कि रोजगार, एंटी इनकम्बेंसी, ये सारी चीजें हैं, या फिर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक बिहार से जो मुद्दा उठकर चला था बिहार चुनाव से पहले, एसआईआर का मुद्दा, वो आखिर तक जमा रहा और अभी भी छाया हुआ है, ये मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहने वाला है? देखिए लक्ष्मण जी, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है चुनाव आयोग की भूमिका। 27 लाख वोटर का भविष्य निश्चित नहीं है। एसआईआर अभी तक कंप्लीट नहीं है और फिर भी वहां चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा लोकतंत्र इस पे टिका हुआ है कि एक भी वोटर जो है वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। यहां 27 लाख वोटरों का सवाल है, पहली बात तो यह है। फिर अचानक चुनाव के कुछ दिन पहले 7 लाख नए वोटर जुड़ जाते हैं, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, कौन है, कहां से है, कैसे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, पिछली बार सिर्फ 850 कंपनियां सीएपीडी की उनको लागू किया गया। इस बार 2550 कंपनी सीआरपीएफ की वहां लगाई गई है, यानी तकरीबन 2 लाख लोग, 2 लाख जवान, मामूली संख्या नहीं होती है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते हैं अब ये, और पीछे पिलियन भी नहीं बिठा सकते हैं। आईपैक, जो दरअसल ममता बनर्जी का पूरा चुनाव देख रहा था, उसके यहां छापे पड़ जाते हैं और चुनाव के कुछ दिन पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके जो कर्मचारी हैं वो मारे डर के अब उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया है। ममता बनर्जी का जो प्रस्तावक है उसके यहां आईटी के छापे पड़ जाते हैं कुछ दिन पहले। और जिस स्तर का ट्रांसफर हुआ है, चीफ सेक्रेटरी बदला गया, होम सेक्रेटरी बदला गया, डीजीपी बदला गया, पुलिस कमिश्नर बदला गया, और तकरीबन 450 पौने 500 वरिष्ठ अधिकारियों को बदला गया, तबादला उनका किया गया। प्रधानमंत्री जी, संसद के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल आता है चुनाव के 3 दिन पहले, पोलिंग के 4 दिन पहले, और राष्ट्र के नाम संबोधन होता है। तो इसका एक ही अर्थ है कि बंगाल के अंदर कुछ ऐसा प्रयोग हो रहा है जो आने वाले दिनों में भारत के लोकतंत्र को डिफाइन करेगा और यह तय करेगा कि ये सारे प्रयोग महज एक संयोग है या इसके पीछे कुछ और है। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, आज की तारीख में जो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आप बिना वोटर लिस्ट को कंप्लीट किए इस देश के अंदर किसी भी जगह, म्युनिसिपल का हो या लोकसभा का चुनाव हो, क्या करा सकते हैं? और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है? हाँ, आशुतोष सर, ये एसआईआर वाला जो मुद्दा आप कह रहे हैं, ये मुद्दा आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले भी, बिहार चुनाव के दौरान भी काफी जोर शोर से उठा था, लेकिन उस तरीके से जनता ने उसको बहुत स्वीकारा नहीं और वोट अपने हिसाब से दिया। ये फैक्टर बहुत यहाँ पे काम आया नहीं, लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा कितना काम आएगा, संगीत रागे जी, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण उठता है क्योंकि अंदर खाने से गणित जोड़ करके भाजपा वाले ये बता रहे हैं कि दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां पे जितने वोट कटे वो हमारे जीत के मार्जिन के बराबर है, उससे ज्यादा क्या है, तो उन सब सीटों पर हमारा जीतना लगभग तय है। इस आधार पर माना जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में जाएगा एसआईआर, वोट काटने का मुद्दा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसको अलग तरीके से भुना रही है। लक्ष्मण जी, आशुतोष मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। उम्मीद थी कि वो बंगाल के चुनाव में क्या मुद्दे हैं उस पर वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ढंग से राजनीतिक भाषण दे दिया। वो टीएमसी के बड़ा करीबी लगता है कि वो टीएमसी के लिए भाषण कर रहे थे, इस प्रकार का है। एनीवे, उनका ये अधिकार है पूरी तरीके से बात करने का। मैं उनके जरा सिलसिलेवार रंग से उनकी बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो 27 लाख वोटों जिनके बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, वो करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। और ये चुनाव आयोग ने इस काम को आज से 4 महीना पहले हाथ में लिया था। आड़े कौन आया? जो अधिकारी उनको चाहिए थे वो ममता बनर्जी उस स्तर के अधिकारी नहीं दे रहे थे। नतीजा यह है कि जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग रखना चाहती थी उस पर बवाल मचा और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जुडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त किया। ऐसा क्यों ऐसा करना पड़ा?
क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये वामपंथी राजनीति की देन है। दोनों पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक साथ मर्ज कर जाते हैं, इसलिए तटस्थता बरतने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। दूसरी बात आप देखेंगे कि पिछली बार 750 कंपनियां लगाई गई थी। आप 7 चुनावों में 7 करीब जो था सेगमेंट ये में चुनाव किया गया था, 7 चरणों में चुनाव था। यदि आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वही एक जगह का जो बटालियंस था वो दूसरे जगह जाता था, दूसरा जो बटालियन तीसरे जगह से जाता था। तो उस अंक गणित को ध्यान में रखें तो उस समय तो 5000 के आसपास बटालियन नियुक्त किया गया था 7 चरणों में। तो ये भी मुझे लगता है कि ये तर्क थोड़ा सा ठीक नहीं बैठता है। तीसरी बात, आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी चुनाव के अंदर? बंगाल एक अपवाद है जहां पर चुनाव पोस्ट पोल वायलेंस इस प्रकार का हो कि लोगों को भाग करके आसाम जाना पड़े, लोगों को भाग करके जो है वो कहीं आपने ऐसा देखा है क्या कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट कर दिया हो उसको घसीट करके पंचायत में लाया गया हो, उसको मारा पीटा गया हो और बताया गया हो उसके घर पर बम फोड़ दिया गया हो? कहीं ऐसा देखने में नहीं आया। हम बिहार की राजनीति को बिहार के 80 के दशक में देखते थे, जब चुनाव पर बम फोड़ दिया जाता था, चुनाव पोलिंग बूथ पर बम फोड़ता था और लोग बड़े गर्व से कहते थे कि अरे क्या यहाँ पे कोई तेल बिक रहा है क्या, वो राशन का तेल बिक रहा है क्या, चीनी बिक रही है क्या, भागो भागो भागो। और पूरा बूथ जो है 2-4 लोग मिल करके मार करके ठप्पा मार करके बैलेट बॉक्स बंद हो जाता था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चिकन मटन खिला करके वहां से रफा दफा कर दिया जाता था। दरअसल गुंडों की संस्कृति, जिस गुंडों की संस्कृति और साइंटिफिक रीगिंग की संस्कृति वामपंथ ने पश्चिम बंगाल में लाया, मैं बार बार कहता हूं, सेन ब्रदर्स को मैं बार बार याद करता हूं। डर की संस्कृति क्या होती है ये आपके दर्शकों को जानना चाहिए। सेन ब्रदर्स कांग्रेस के वर्कर्स थे, सीपीएम के गुंडों ने उसे मारा क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे। मारने के बाद उनके खून में चावल पकाया और चावल पका करके उनकी जिंदा मां को खिलाया, ताकि इतना टेरर फैले कि कोई वोट देने से पहले 5 बार सोचे। आप यदि बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, कहीं वाकई ऐसी हिंसा नहीं होती है। आखिर बंगाल में ही क्यों ऐसा टेरर है? उत्तर प्रदेश में भी तो होना चाहिए था, मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए था, एक समय बिहार में हुआ करता था, नहीं हुआ था। हम ऐसे क्यों भूल जाते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव का राज था 2005 का, तो वहां पर जो चुनाव अधिकारी थे ने, उन्होंने पहली बार सीआरपीएफ का इतने सारे बटालियन, 700 के आसपास बटालियन वहां पर नियुक्त किया था, क्योंकि लालू के गुंडा राज से मुक्ति का एक ही उपाय था कि फेयर वोट होना चाहिए। ममता बनर्जी के साथ जो लोग खड़े हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, क्या वो लोकतंत्र के साथ खड़े होते हैं? जो लोग जिंदा मार दे, जिसे मारने की धमकी दिया जाता है कि तुम वोट। कल एक वीडियो क्लिप बहुत अच्छा है आपने कहा, संगीत रागी जी, आपने कहा कि आशुतोष जी चुनावी भाषण दे दिए। आपका भी भाषण चुनावी भाषण से कम नहीं है वैसे। जल्दी खत्म करके बाकी लोगों के पास जाऊं मैं। 10 सेकंड खत्म करता हूं। कल ही तृणमूल कांग्रेस के एक कैंडिडेट का प्रचार का वीडियो बाहर निकल कर गया है। वो क्या भाई साहब बोलते हुए निकल के रहे हैं, वोट दे देना, देखना, हम देखेंगे, कैमरे में लगे हुए हैं। अब इस प्रकार का कि तुम किसको वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और यदि नहीं देते हो तो तुम्हें मारेंगे, धमकी दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो संस्कृति है वो ममता बनर्जी ने नर्चर किया है, और दुर्भाग्य है कि क्या हम कहें, हमारे मित्र हैं, इनके गिरोह मंडली के लोग जो हैं वो समर्थन में आ जाते हैं अब और कहते हैं कि भाई आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। तो मैं कार्तिकेय बत्रा साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं अगर कुछ जवाब देना चाहे आशुतोष जी तो जवाब दे दीजिए, फिर मैं कार्तिकेय जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं राजनीति में भाषण तो मैं देता था जब आम आदमी पार्टी में था, अब तो मैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर बात कर रहा हूं। मैं आप दोनों लोग मैंने एक बड़ा बुनियादी सवाल, मैं बीच में दखल देना नहीं चाहता हूं।
नहीं नहीं, मैं एक बुनियादी सवाल मैंने उठाया, उस पे लगता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं, कम से कम मेरी अपनी जानकारी में है, कि जब 27 लाख वोटर का वोटिंग राइट्स क्वेश्चनेबल है, वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं है, तो क्यों ये चुनाव हो रहा है? और इस पर सुप्रीम कोर्ट बस के ठीक है। जस्टिस जयमला बागची का बयान ये है कि आपने खुद नियम बनाया था कि 2002 में जिनके नाम वोटर लिस्ट में होंगे उनके नामों को लेकर किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, आपने उस नियम को क्यों बदला? फिर उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कहीं वोटर की जीत का मार्जिन और हार का मार्जिन उस इलाके में अगर वोटर डिलीशन से अगर कम हुआ तो फिर क्या होगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्व रह चुके हैं, एक मिनट वो ओपी रावत, उन्होंने भी कहा कि ये ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें 30 से 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हो सकती है जहां मार्जिन ऑफ विक्ट्री और लॉस वो वहां पर जो वोटर डिलीशन हुआ उससे कम हुआ, तो फिर हर वो आदमी हाईकोर्ट जाके उस चुनाव को नल एंड वॉइड करवा सकता है। दिस कैन लीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। बिल्कुल, ये गणित जो है, ये गणित भाजपा वाले बता भी रहे हैं लोगों को। संगीत रागे जी संक्षिप्त रखिएगा, फिर कार्तिकेय जी बहुत देर से सुन रहे हैं, उनके पास जाना हो। मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं, और मेरे तो इच्छा यही थी कि प्रेसिडेंशियल रूल वहां पर लागू होना चाहिए, और प्रेसिडेंशियल रूल तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि पूरा का पूरा सफाई नहीं हो जाए एसआईआर के को लेकर के। एक एक वोटर जो जेन्युइन वोटर है रहे, बांग्लादेशी वोटर चाहे वो 5 पीढ़ी से वहां रह रहा हो, तो सारे वोट डिलीट होने चाहिए, चाहे वो जिस भी कारण से हो, वो सारे वोट डिलीट होने चाहिए। जो मर गए हैं वोटर, वो भी तो आकर के वोट दिया करते थे आशुतोष जी। पश्चिम बंगाल में साइंटिफिक रिव्यू लिखा, ऐसे ही थोड़े होता है। बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से सोमनाथ दादा लड़ते थे, वहां पर वोट ज्यादा पड़ जाती थी जितने वोटर नहीं होते थे। तो ये भी उदाहरण सीपीएम ने बंगाल में दिया। ममता बनर्जी उसी का तो अनुसरण करके जीतती आई है। तो मैं तो खुद मानता हूं